हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छे से चल रही है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक अंधेर नगरी को। पिछली क्लास में हमने भारत दूरदर्शन नाटक को पढ़ लिया था। जो भी भाई बहन नहीं देखे हैं वो जाकर वीडियो देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों ने अंधेर नगरी नाटक को पढ़ लिया होगा। कहने के लिए एक छोटा सा नाटक है ये, लेकिन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट नाटक है और यहाँ से प्रश्न 100% आता ही आता है और बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, कन्फ्यूजन वाले प्रश्न बनते हैं। तो मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका अंधेर नगरी नाटक से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है और ना ही कोई क्वेश्चन यहाँ से आपका छूटने वाला है अगर पेपर में आता है तो। क्योंकि इस नाटक को मैंने खुद पढ़ा है, मेरे पास बुक है और उस बुक से जो है पढ़ करके मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो है अच्छे से इसको पढ़ पाएँ, आप लोगों का क्वेश्चन जो है गलत ना हो। ठीक है, जो महत्वपूर्ण लगा है मैंने उस तथ्य को रखा है। इस वीडियो में सब कुछ मिलेगा, आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस नाटक के बारे में, लेकिन जो महत्वपूर्ण है मैंने उसको जो है हाईलाइट कर रखा है। अभी हम जब पढ़ेंगे तब आप वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अंधेर नगरी। सबसे पहले हम कोई भी नाटक या कहानी, उपन्यास जो भी हम पढ़ते हैं तो उसका बेसिक जानकारी जो है हमें होनी चाहिए। तो अंधेर नगरी नाटक के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगी कि अंधेर नगरी नाटक सन 1881 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में अंधेर नगरी नाटक की रचना की थी। इन्होंने काशी में हिंदी भाषियों और बंगला भाषियों के लिए इस नाटक को एक दिन में ही लिखा था और यह नाटक काशी में पहली बार 10वां मेघ घाट पर उसी दिन खेला गया जिस दिन यह लिखा गया था। महत्वपूर्ण बात है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इस नाटक का एक दिन में लिखा जाना ही हिंदी साहित्य में इसे गंभीरता से न लेने का कारण बना और इसके विश्लेषण को उचित स्थान नहीं मिला। इसके बावजूद भी अंधेर नगरी नाटक इतना लोकप्रिय हुआ कि यह सबसे ज़्यादा खेले गए नाटकों में से एक बन गया। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी रही अंधेर नगरी नाटक के बारे में। अब हम आगे देखेंगे। अंधेर नगरी नाटक के जो नाटककार हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, मैंने पहले बताया। प्रकाशन वर्ष है 1881 ईस्वी। शैली है हास्य व्यंग रचना, एक प्रकार का प्रहसन है। कुल अंक इसमें 6 अंक हैं, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे आगे चल के डिटेल में। आप लोग ध्यान रखेंगे कितने अंक हैं, तो टोटल 6 अंक हैं। नाटक का आधार बिहार के रजवाड़े में जो है की गई है। लेखक ने इस नाटक को एक ही रात में लिखकर पूरा किया है। हिंदू नेशनल थिएटर नामक एक रंग संस्था में ये नाटक का जो है आरंभ हुआ था। अब देखेंगे प्रमुख पात्र। इस नाटक में प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, यहाँ पे जो है आपको ध्यान देने की बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पहले पात्र हैं महंत नारायण दास, गोवर्धन दास। महंत जो है, महंत के दोनों शिष्य होते हैं, नारायण दास और गोवर्धन दास। आगे बढ़ेंगे, अन्य पात्रों को हम देखते हैं। अन्य पात्र यहाँ पे देखिए मैंने सीक्वेंस में इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ से आपका 100% यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 100% जो है आपका यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है। तो यहाँ पे आप सीक्वेंस में इसको याद कर लेंगे और मुझे लगता है कि बहुत लोगों को याद हो भी गया होगा। जो नए भाई बहन अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ से आप लोग सीक्वेंस में इसको याद कर लेंगे। ठीक है, नाटक के जो अन्य पात्र हैं, कबाब वाला, घासी राम, नारंगी वाला, हलवाई, कुजड़िन। आगे है मुगल, पाचक वाला, मछली वाली, जात वाला और बनिया। ठीक है, ये जो है अन्य पात्र हैं। अब दरबारी पात्र कौन कौन से हैं। दरबारी पात्र हैं राजा, मंत्रीगण और सेवक। अगर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि अंधेर नगरी नाटक में कौन दरबारी पात्र है, कौन अन्य पात्र है, कौन प्रमुख पात्र है, कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने इसको अलग अलग ले लिया है। इसका महत्व आपको अभी पता चलेगा जब हम नाटक में पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि इसको किस तरीके से पूछा जाता है, पूछा गया है क्वेश्चन, वहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगी। ठीक है, अब नगर के पात्र जो हैं, ये नगर के पात्र हैं फरियादी, कल्लू, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गरेड़िया, कोतवाल, पहला प्यादा। ठीक है, ये जो है नगर के पात्र हैं। इनको भी सीक्वेंस में याद रखना बहुत ज़रूरी है। कोई ट्रिक के माध्यम से आप लोग इसको याद रखेंगे, इसको भी मिलान के लिए आता ही आता है प्रश्न। ठीक है, दूसरा अंक जब हम पढ़ेंगे तो दूसरे अंक में गोवर्धन दास जब जाता है, जब हम दूसरे अंक में अभी जाएंगे, पढ़ेंगे नाटक को,
तो वहाँ पे जब गोवर्धन दास जाता है तो सबसे पहले सॉरी ये नहीं, ये नहीं है, गलत बोल रही हूँ मैं, ये नहीं है, ये तो 5वें अंक में जाएगा, इसकी बात कर रही हूँ। यहाँ पे जो है गोवर्धन दास जब जाता है, दूसरे अंक में हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे सबसे पहले उसको कौन मिलता है, कबाब वाला, घासी राम, नारंगी वाला, हलवाई, कुजड़ी। ये यहाँ से पूछता है कि सबसे पहले गोवर्धन दास को बाज़ार में कौन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे तो जब न्याय के लिए ये फरियादी सबसे पहले आता है, कल्लू, फिर कारीगर, ये राजा बुलाता है उनको बारी बारी से। जब वो बकरी के लिए जो फरियादी आता है, उसकी बकरी जो मर गई होती है दीवार के गिरने से, तो इसके बारे में अभी हम बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे इसलिए रखा है कि आप सीक्वेंस में इसको लिख सकें। अगर आप नहीं लिखे हैं तो, अगर लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये नाटक का विषय है यहाँ पे मूल्यहीन अमानवीय, थोड़ा सा मैं बड़ा करती हूँ इसको, बहुत छोटा है यहाँ पे ना। ये नाटक का विषय है मूल्यहीन, अमानवीय और अराजक व्यवस्था प्रणाली का चित्रण है। इसमें न्याय व्यवस्था की विसंगति है, सामाजिक विकृतियों का चित्रण है। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, ये पूछता है। ठीक है, विशेषता में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है या कौन सा विषय जो है अंधेर नगरी नाटक का नहीं है या है, ABC करके दे देगा, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। सामाजिक विकृति का चित्रण है, अंग्रेजों के समय में सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति का भी चित्रण है, अंग्रेजी शासन की दुराव्यवस्था और न्याय के ढोंग का पर्दाफाश किया गया है, बाजार विज्ञापनों के जरिए कुरूपता का चित्रण किया गया है। आगे बढ़ेंगे, जन चेतना को जगाया गया है, मूल्यहीन शासन व्यवस्था, ज्ञान और अज्ञान की टकराहट भी देखने को मिलता है। ठीक है जी, अब बढ़ेंगे हम आगे। अब नाटक की दृश्य योजना, यानी जो 6 अंक हैं, उसके जो 6 अंक है यहाँ पे देखेंगे। 1 मिनट थोड़ा सा होल्ड करेंगे आप लोग। हाँ जी, यहाँ पे जो है 6 अंक को मैंने लिया है। स्थान जो है, पहले अंक का स्थान जो है बाह्य प्रांत है, दूसरे अंक का स्थान बाजार है, तीसरे अंक का स्थान जंगल है, चौथे अंक का स्थान जो है राज्यसभा है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। चौथे अंक का स्थान राज्यसभा है, 5वें अंक का स्थान जो है अरण्य है, 6ठे अंक का स्थान जो है शमशान है। यहाँ पे स्थान लिखना भूल गई मैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे, नाटक अभी जब मैं पढ़ाऊँगी तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। टोटल 6 अंक हैं, 6 अंक के स्थान क्या क्या हैं यहाँ पे मैंने आपको जो है बता दिया। अब देखेंगे आगे। अब हमारा नाटक यहाँ से बुक से जो है स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जब हम बुक को पढ़ते हैं तो बुक में जो है सबसे पहले वहाँ पे दिया हुआ है समर्पण करके। अगर मैं आपको लाइव होती तो मैं दिखाती, लेकिन लाइव में पढ़ा नहीं सकती। अगर आप लोगों का साथ रहा तो बहुत जल्दी लाइव भी पढ़ाऊँगी। समर्पण दिया हुआ है, समर्पण पे आप लोग जो है इन 2 पंक्तियों को आप लोग ध्यान रखेंगे। मान्य योग्य नहीं हो तो कोरो पद अपाए, मान्य योग नरते जे केवल परहित जाए। इस पंक्ति को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर कोई भी नाटक आप पढ़ रहे हैं, कोई भी नाटक, कहानी, उपन्यास जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो उसके आगे पीछे जो भी महत्वपूर्ण बातें जो लिखी गई हैं, दी गई हैं, उनको आपको पढ़ना आवश्यक होता है। आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना होती है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो समर्पण दिया है 1 पेज का, उसको मैंने यहाँ पे रखा है और मैंने हाईलाइट भी कर रखा है कि कौन सी पंक्तियाँ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये 2 पंक्तियों को आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी आप लोग पूरा है यहाँ पे, आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, अब बढ़ेंगे आगे। अब हम आते हैं पहले अंक पे। ठीक है, पहला अंक है हमारा, स्थान है पहले अंक का बाह्य प्रांत। महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। ध्यान रखेंगे, पहला अंक का स्थान है बाह्य प्रांत। इस अंक में, पहले अंक में महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। इनके जो यहाँ पे गीत देखिए, क्या गीत गाते हुए हैं। राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गिनका तर गई, राम के भजे से गीत गति पाई, राम के नाम के काम बने सब। ठीक है, ये जो है महंत गीत गाते हुए आते हैं। इन गीत को आप लोग ध्यान रखेंगे, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है महंत नारायण दास से कहता है, बच्चा नारायण दास, अगर नगर दूर है तो बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, देख कुछ भी भिक्षा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या है ना, बात होती है इन दोनों में। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि नारायण दास जो है कहता है, गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर दिख रहा है।
ठीक है। यहाँ इन दोनों की बातचीत इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पे महत्वपूर्ण है वहाँ पे आप लोगों को बताते चलूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, लंबा होने की बात नहीं है, जहाँ पे महत्वपूर्ण है वहीं पे मैं रुकूंगी। महंत कहता है, बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास तू पूरब की ओर जा। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, महंत जो है गोवर्धन दास को किस दिशा में भेजता है भिक्षा मांगने के लिए, तो पश्चिम में, और नारायण दास को पूरब दिशा में। तो इन बातों को आप लोग यहाँ पे जो बातें हैं इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं, गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी मैं भी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ के लोग तो बड़े मालदार हैं, दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। ठीक है, अब ये बोल कर जो है चले जाते हैं दोनों। महंत कहता है, बच्चा लोभ मत करना, ये कह के भेजता है, और ये गीत गाते हुए सब जाते हैं। लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या मैं नरक निदान। महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये इस पंक्ति को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस पंक्ति को आप लोग याद कर लेंगे। अब हम आते हैं दूसरे अंक पे। पहले अंक में वही है, इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब दूसरे अंक में आते हैं। दूसरा अंक स्थान है बाजार। ठीक है, दूसरे अंक का स्थान है बाजार। अब यहाँ पे जो है इस दूसरे अंक में सबसे पहले गोवर्धन दास आता है, तो कबाब वाला उसको मिलता है। ठीक है, कबाब वाला क्या बेचता है, कबाब मिलता है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कौन क्या बेचता है। तो जैसे देखिए, कबाब वाला आपको पता चल जाएगा, कबाब बेचता है गर्मा गर्म मसालेदार, 84 मसाला 72 आँच का कबाब, गर्मा गर्म मसालेदार, खाए सो होठ चाटे, ना खाए सो जीभ काटे, कबाब लो ढेर सारा टके शेर, है ना। ये जो है आप बातें यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उसके बाद है घासीराम। कबाब वाले को तो आप पहचान लेंगे, कबाब बेचता है। घासीराम को कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखेंगे। इसको आप अलग से लिख सकते हैं। घासीराम जो है क्या बेचता है, तो चने बेचता है। ठीक है, चने बेचता है। अब इस पंक्ति को आप ध्यान रखेंगे। चने चबावे घासीराम, जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुँह खोले। इन पंक्तियों को आप ध्यान रखेंगे। किसकी पंक्ति है, घासीराम की पंक्ति है। यहाँ नीचे भी दी गई है पंक्ति। चना का जो है इसमें शब्द आएगा तो आप लोग इसको गेस कर लीजिएगा कि घासीराम का है पंक्ति। ठीक है, नाम आपको याद रहेगा ना, तो आप लोग पंक्तियों को आसानी से पहचान जाएंगे कि ये किसकी पंक्ति है। इसलिए कह रही हूँ आपको सीक्वेंस में नाम याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहले कबाब वाला, फिर घासीराम, फिर नारंगी वाली को अभी आप पहचान सकते हैं। नारंगी बेचती है, सिलहट की नारंगी, बुलबुट की नारंगी। ठीक है, नारंगी वाली नारंगी बेचती है। अब हलवाई है, हलवाई से भी आप जान जाएंगे कि हलवाई क्या बेचता है। जलेबियाँ, गर्मा गर्म सेब, इमरती, लड्डू, गुलाब जामुन, खुरमा, बूंदिया, बर्फ़ी, ये सारी चीज़ें जो है हलवाई बेचता है। अब इसमें से देख सकता है, कुछ भी देगा तो आप पहचान जाएंगे कि हलवाई क्या बेचता है। कचौड़ी देगा तो भी तो आप हम लोग पहचान ही जाएंगे ना। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो है हलवाई के बाद कुजुड़िन मिलती है। ले कुजुड़िन क्या बेचती है, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। कुजुड़िन नाम से जो है कुजुड़िन क्या बेचती है, तो सब्जी वाली होती है, सब्जी बेचती है। ले धनिया, मेथी, सोवा, पालक, चौराई, बथुआ, कुरमू, ये सारी चीज़ें जो है कौन बेचती है, कुजुड़िन बेचती है। अब आपको यहाँ पे कुजुड़िन के लिए एक यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे काजी वैसे भाजी, रैयत राजी टके शेर भाजी, ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बने और बैर। ठीक है, ये जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है। ये किसका है, तो कुजुड़िन का है, कुजुड़िन कहती है। ठीक है, अब आते हैं मुगल क्या बेचता है। मुगल जो है ये ड्राई फ्रूट्स बेचता है ना, बादाम, पिस्ते, अखरोट, अनार, वही दाना, मुनक्का, ये सारे जो है ड्राई फ्रूट बेचता है। मुगल नाम से भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका भी मुश्किल है पहचानना, जो मुश्किल है उसको आप लोग अलग से नोट कर लीजिए। ठीक है, कि ये मतलब ये पात्र जो है क्या बेचता है। चलिए मुगल लिखिए, मुगल के आगे लिख दीजिए बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये जो है मेवे बेचता है। अब बढ़ेंगे हम आगे। अब है पाचक वाला। यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया लेकिन महत्वपूर्ण है। पाचक वाला फिर मिलता है, किसके बाद है ये, हमने अभी क्या पढ़ा, मुगल के बाद जो है पाचक वाला मिलता है। पाचक वाला देखेंगे, पाचक वाला क्या बेचता है, चूरन बेचता है। ठीक है, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे और पंक्ति को भी ध्यान रखेंगे। चूरन लबेदार का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी। इन पंक्तियों को भी आप ध्यान में रखेंगे। इस पंक्ति को आप ध्यान रखेंगे। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धनबन सभी घटाया। ठीक है, चूरन वाला चूरन बेचता है। इस पंक्ति को भी आप ध्यान रखेंगे। चूरन अबले सल्ज
सब जो खावे दूनी रिश्वत तुरंत चबावे। ठीक है, अब देखते हैं, सारी पंक्तियां हैं जो हाईलाइट मैंने कर रखा है उनको भी आप देखेंगे, अगर आप चाहें तो आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है। फिर उसके बाद मछली वाली। ठीक है, मछली वाली आप आसानी से पहचान सकते हैं। मछली वाली मछली बेचती है, मछली रे मछलिया एक टके कै बिकाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब मिलता है जात वाला। ब्राह्मण होता है, ये क्या बेचता है? जात वाला होता है, जात बेचता है। कहता है जात ले जात टके सेर जात एक टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं। इस लाइन को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन पंक्ति को आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी जो है आगे आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम बढ़ेंगे अब आगे। उसके बाद मिलता है बनिया। बनिया के आप बनिया नाम से ही आप जान सकते हैं क्या बेच सकता है? दाल, चावल, आटा, लकड़ी, नमक, घी, मसाला। ठीक है, तो बनिया क्या बेचता है? आटा, चावल, दावल, राशन का सामान बेचता है। अब हम देखेंगे, बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है, सब बेचने वालों की आवाज़ सुनकर खाने के आनंद से बड़ा उसको जो है प्रसन्नता होती है कि सभी जो है यहाँ पे टके सेर मिलता है। अब उसको जो है सब चीज़ें जो है टके सेर सुनाई देता है, तो बहुत वो प्रसन्न हो जाता है गोवर्धन दास। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक और है, मैं बताती हूँ। गोवर्धन दास, क्यों भाई बनिए आटा कितने सेर है? बनिया कहता है टके सेर। गोवर्धन दास कहता है चावल, कहता है टके सेर। ठीक है, अब यहाँ पे सब चीज़ों के भाव पूछता है गोवर्धन दास। किससे पूछता है? यहाँ से प्रश्न आपसे ऐसे बनेगा, मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ से प्रश्न बनता है कि गोवर्धन दास किससे पूछता है कि कौन सा सामान कैसे, मतलब किस भाव से मिल रहा है, या टके सेर जो भी है, इस तरह का प्रश्न जो है बनेगा। और मैं भी बना के जो है प्रश्न आपको मैं सॉल्व करवाऊँगी, जो भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ उससे जो है मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊँगी। ठीक है, तो मैं इसलिए यहाँ पे जो गोवर्धन दास किससे पूछता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बनिए से पूछता है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे आगे। यहाँ पे देखेंगे गोवर्धन दास कहता है, क्यों बच्चा इस नगरी का क्या नाम है? तो हलवाई कहता है अंधेर नगरी। अब इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि गोवर्धन दास पूछता है, पहले जो पूछता है कि रेट, जो भाव पूछता है सबका कि टके सेर, तो वो बनिया से पूछता है। ठीक है, क्यों भाई आटा कितने सेर है, या चावल कितने सेर है, चीनी कितने सेर है, तो बनिया से पूछता है टके सेर। अब यहाँ पे जो पूछता है ये नगर का नाम किससे पूछता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। वो हलवाई से पूछता है कि क्यों भाई इस नगर का क्या नाम है, तो हलवाई कहता है अंधेर नगरी। गोवर्धन दास कहता है और राजा का क्या नाम है, तो हलवाई कहता है चौपट राजा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। फिर ये बातें सुनकर जो है गोवर्धन दास कहता है, वाह वाह अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। ये लाइन किसकी है? तो गोवर्धन दास की है। गोवर्धन दास लालची स्वभाव का होता है। अब यही गीत गाता और आनंद से जो है बगल से जाता है। हलवाई, तो बाबूजी कुछ लेन देन हो तो ले लो। गोवर्धन दास कहता है, बच्चा भी भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे, गुरु चेले सब आनंद पूर्वक जो है इतने में खा लेंगे या छक जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। अब हम आते हैं तीसरे अंक पे। इसका स्थान है जंगल। तीसरे अंक का स्थान है जंगल। महंत जी नारायण दास एक ओर से आते हैं, राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं, दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी से गाते हुए आता है। वो लोग गाते हैं राम भजो, और ये गाता है, गाता नहीं है, मतलब गाता हुआ आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, यही जो है इसका गीत होता है। ठीक है, अब देखते हैं। महंत कहता है, बच्चा गोवर्धन दास का भिक्षा में क्या लाया है? तब यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण है, यहाँ पे ध्यान देना है। जब महंत पूछता है कि भिक्षा मतलब क्या लाया है, तो गोवर्धन दास कहता है, बाबा जी महाराज बड़े माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई लाया हूँ। पूछ सकता है यहाँ पे कि गोवर्धन दास कितने सेर मिठाई लाया था, तो 3.5 सेर। ठीक है, महंत कहते हैं कि देखो बच्चा मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोलकर देखता है, वाह वाह खुश हो जाता है और कहता है, किस धर्मात्मा से भेंट हुई थी? पूछता है कि किस धर्मात्मा से भेंट हुई थी। गोवर्धन दास कहता है कि 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई लेकर आया हूँ। ठीक है, कितने पैसे भीख में मिले थे, इसको 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि कितने पैसे भीख में मिले थे गोवर्धन दास को, तो 7 पैसे, और मिठाई इसने कितनी खरीदे थे, तो 3.5 सेर। ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे।
अब यहाँ पे जो महंत कहता है बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा है, यहाँ टकेसर भाजी टकेसर खाजा है। तो गोवर्धन दास बताता है अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा। ठीक है, अब इस जो है अंक में तीसरे अंक में यहाँ पे एक दोहा दिया गया है। ठीक है, इस दोहा को आप लोग याद रखेंगे। कहाँ गया, हाँ यहाँ पे है। इस दोहे को आप लोग याद रखेंगे। सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश के कबहू न जिए वास। ठीक है, इस दोहे को आप लोग याद रखेंगे। ये 3 दोहे हैं यहाँ पे, तीनों को आप लोग ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे, याद कर लेंगे। आपको रखना ये उसको जो है याद करना पड़ेगा। देखो मैं कुछ नहीं कर सकती, आपको याद करना पड़ेगा। सब कुछ दिया गया है बुक में, तो उसी हिसाब से हमें जो है पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। अब हम आते हैं चौथे अंक पे। चौथे अंक पे आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा स्थान राज्यसभा है। राज्यसभा में राजा मंत्री नौकर ये 3 होते हैं। ये 3 तो होते ही हैं। अब आगे हम देखेंगे आगे कौन कौन से पात्र हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। राज्यसभा बैठता है वहाँ पे जो है पहले। अब यहाँ पे देखने को मिलेगा सबसे पहले कौन आता है, लेकिन सबसे पहले आप याद रखेंगे कि राज्यसभा में जो है राजा मंत्री नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। आगे बढ़ेंगे हम। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है, थोड़ा और बड़ा करूँ मैं इसको। सबसे पहले फरियादी आता है। दुहाई महाराज दुहाई हमारा न्याय होए। तो महाराज से जो है दुहाई महाराज हमारा न्याय हो कहता है। जो हमें यहाँ पे जो है फरियादी कहता है कि कल्लू बनिया की दीवार गिरने से जो है मेरी बकरी नीचे दब गई। ठीक है, राजा कहते हैं कल्लू बनिए को बुलाओ। तो अब यहाँ पे सबसे पहले फरियादी आया। अब देखते हैं, अब जो है जो आया मैंने उसको हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, आप उसको सीक्वेंस में याद रखेंगे, याद करना पड़ेगा आपको, तभी आपका पेपर जो है आप पेपर में क्लियर कर पाएंगे क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ भी रख रखा है और स्टार्टिंग में भी मैंने सीक्वेंस में लिख रखा है, तो आप लोग ध्यान देंगे। दूसरा है कल्लू, दूसरी बार में कल्लू आता है। उसके बाद जो है कल्लू आता है, फिर कहता है मेरी कोई गलती नहीं है। राजा से कहता है कारीगर की गलती है, उसने ऐसा कर रखा था। फिर कहता है, राजा कहता है कि कल्लू को छोड़ो कारीगर को बुलाओ। फिर कारीगर आता है, फिर कहता है कि कारीगर आता है, वो अपनी सफाई देता है कि मेरी कोई गलती नहीं, चूने वाली की गलती है। तो राजा कहता है कि भाई इसको छोड़ो, कारीगर को छोड़ो, चूने वाले को बुलाओ। मुझे तो पढ़ के भी ये बहुत मज़ा आता है, बहुत हंसी आती है। नाटक है ना, अच्छा नाटक है। फिर उसको वो भी अपनी सफाई देता है, उसका तो उसको छोड़ो भिस्ती को बुलाओ, राजा कहता है। फिर भिस्ती को छोड़ो कसाई को बुलाओ। सब आते हैं अपनी अपनी सफाई देते हैं, फिर कहते हैं, फिर उसको वो जो है छोड़ के दूसरे को बुलाता है। फिर गरेड़ियों को बुलाता है भिस्ती को छोड़ के। उसके बाद जो है कोतवाल आता है। ठीक है, सबसे लास्ट में कोतवाल आता है। सबसे पहले कौन आता है, फरियादी आता है, और सबसे बाद में कोतवाल आता है। कोतवाल आता है, कहता है महाराज मैं तो मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने किया शहर का जो इंतजाम वास्ते जो है जो मैंने किया था वो किया था। ठीक है, ये भी अपनी सफाई देता है, लेकिन राजा इसको पकड़ लेता है। अब आते हैं हम 5वें अंक पे। 5वें अंक पे जो है स्थान है अरण्य। 5वें अंक का स्थान जो अरण्य है, गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं, काफ़ी राग में हैं। ठीक है, ये कौन सा गीत गाते हैं देखिए, अंधेर नगरी अनभुज राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को जो है, इस पंक्ति को जो है आप ध्यान रखेंगे। 5वां अंक है, 5वें अंक की बात हम कर रहे हैं। ये भी पंक्ति महत्वपूर्ण है। नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भड़ुए पंडित तैसे। ठीक है, इन दोनों पंक्ति को आप ध्यान रखेंगे। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे हरि का होई। ये पंक्ति भी महत्वपूर्ण है, इनको भी आपको ध्यान रखना होगा। वेश्या जोरू एक समाना, बकरी गऊ एक करी जाना। ये सारी पंक्तियाँ कौन गा रहा है, किसके गीत हैं ये, गोवर्धन दास के। 5वें अंक में स्थान का नाम है अरण्य। नीचे वाली पंक्ति भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सारी पंक्ति मैंने ली है, ये पंक्ति जो है इसको भी मैंने कर रखा है हाईलाइट, देखेंगे। धर्म अधर्म एक दर्शाई, राजा करे सो न्याय सदाई। अंधा मचे सब देसा, मानव राजा रहत विदेसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग महत्वपूर्ण समझेंगे, इस पंक्ति को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अंधेर नगरी अनबुझ राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। यानी इतने गीतों को ये गाता हुआ आता है और बैठकर नीचे मिठाई खाता है। अब चलेंगे हम आगे। मिठाई खाता है, वहीं पे मिठाई खाता रहता है, तभी जो है
जो गोवर्धन दास को जो है आते हैं सब, उसको उठा के ले जाते हैं राजा के पास। ये सारी कहानी जो स्टोरी है इसमें है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें सब कुछ है, आप लोग देखते चलेंगे। अब हम आते हैं छठे अंक पे। ठीक है, छठे अंक को देखिए। छठे अंक का स्थान है शमशान। छठे अंक का स्थान है शमशान। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाही प्रवेश करते हैं। ठीक है, छठे अंक का स्थान है शमशान। इसमें जो इस अंक में गोवर्धन दास को 4 सिपाही पकड़े हुए प्रवेश करते हैं। गोवर्धन दास कहता है, हाय रे बप्पा, मुझ बेकसूर को फांसी क्यों दी जा रही है? भाइयों कुछ तो विचार धर्म करो। अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम्हें क्या लाभ होगा? ये सारी बातें इनके बीच होती है। पहला सिपाही कहता है, अरे चुप हो जाओ, राजा का हुक्म है, हम कुछ नहीं कर सकते। गोवर्धन दास कहता है कि हाय, मैं गुरुजी का कहना अगर मान गया होता। गुरुजी बोलते हैं, भैया लालच मत करना। ये मतलब उनको ठीक नहीं लगता है अंधेर नगरी, वहाँ का जो है चौपट राजा रहता है, तो ये समझाए होते हैं इसको कि मतलब मत रहो यहाँ पे। लेकिन ये लालची का स्वभाव का होता है, सब कुछ टके से मिलता है, तो यहाँ पे ये रुक जाता है खाने के लिए। ठीक है, रोता है, लेकिन सिपाही लोग उसे घसीटते हुए लेके गुरुजी के पास जो है, सॉरी राजा के पास जो है जाते हैं। गुरुजी को याद करता है गोवर्धन दास। ये सारी बातें यहाँ पे जो है हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम चलेंगे आगे। ठीक है, अब इस छठे अंक में जो है एक जो गुरु की पंक्ति दी गई है, महत्वपूर्ण है यहाँ पे, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। जहाँ न धर्म न बुद्धि नीति, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीति, न सुजन समाज, ते ऐसी आपो नसे जैसे चौपट राज। ठीक है, राजा को लोग टिड़की यानी खड़ा करते हैं और फांसी पे लटका देते हैं। आपने पढ़ा होगा इस नाटक को। ठीक है, इसलिए मैंने पूरा नाटक नहीं पढ़ा, आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा नाटक को। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लीजिएगा, पूरे PDF में ये दिया हुआ है। और जो भी भाई बहन अगर डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, आज जो है हमारा ये नाटक समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है।